हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? सो क्लासिफिकेशन जो है इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। तो इन टैक्सा में या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करना ही कहते हैं क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे? बेसिस ऑन द सिमिलैरिटीज और रिलेशनशिप्स। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और रिलेशनशिप, इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब चूँकि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, उनके डिफरेंट ग्रुप में उनके हर एक बायोलॉजी को जान करके ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, वेरियस टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैव इवॉल्व्ड अक्रॉस द टाइम। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इनको अपडेट करना पड़ता है। तो जैसे हमने सुना होगा 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, 5 किंगडम, राइट। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम क्या होता है, इनको अपडेट किया जाता है। अगर हमें कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है हमारे, इनको हम अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया था 2 किंगडम, फिर आया 3 किंगडम, देन अगेन 5 किंगडम। ओके, सो इस तरीके से होता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। नाउ जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक टैक्सोन में रखा जाता है। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड विद इन द सेम टैक्सोन। नाउ कमिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन का जो इनिशिएटिव था वो किन्होंने स्टार्ट किया था? वो सबसे पहले स्टार्ट किया था कैरोलस लिनियस ने। हमने बॉटनी में सुना होगा इनका नाम। इनको कार्ल लिनियस भी कहा गया है बहुत जगह। ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन का जो काम, मतलब जो इनिशिएटिव, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ही वाइडली तरीके से डिफर करता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव यूनिक स्ट्रक्चर्स, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लाइफ साइकिल्स अलग होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक को स्टडी करने के बाद ही आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। विदाउट स्टडिंग आप क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है इनिशिएटिव कार्ल लिनियस ने लिया था। क्यों अभी क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, ताकि हम एक ऑर्गेनिजम्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और उसके पीछे पीछे हम जो है उनका फुल डॉक्यूमेंट्स, फुल डेटा निकाल सकें ईजी वे में। ओके, सो इसके लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, कोई भी ऑर्गेनिजम्स आपको कहीं मिल जाता है, उसको आप सर्च कर लेंगे। अभी तो हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल हो गए हैं, आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा। तो एक समय में ये नहीं था। ठीक है, तो उस समय ये सारी चीज़ें स्टडी करके इन्होंने क्लासीफाई करा था, जिसकी वजह से हमें आज आसानी होती है ये सब ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में। ओके, सो इसकी वजह से कार्ल लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया है। ओके, सभी आते हैं साइंटिस्ट के ऊपर। ठीक है, साइंटिस्ट जिन्होंने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन स्कीम्स टाइम टू टाइम अपडेट किए हैं। ओके, तो इनमें से सबसे पहला नाम जो है कार्ल लिनियस, ऑब्वियसली। तो इन्होंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था 1758 ईयर में, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो 2 किंगडम से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और इन्होंने स्टार्ट किया था कार्ल लिनियस ने 1758 में। नेक्स्ट 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने, जो जर्मनी से आते हैं, इन्होंने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसके बाद अभी उसके बाद क्या हुआ, 1956 में हार्वर्ड एफ कोपलैंड जो है यूएस से आते हैं, इन्होंने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 के बाद हम कॉमनली जानते हैं 5 किंगडम को, लेकिन उसके बीच 4 किंगडम भी एक आता है, जो कि हार्वर्ड एफ कोपलैंड जो साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था 1956 में। क्लियर? अब आते हैं रॉबर्ट एच विटेकर। इनका नाम तो हमने सुना ही है। रॉबर्ट एच विटेकर ये यूएस से आते हैं और इन्होंने 1969 में
अब तक के सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो किंगडम है उनको दिया था, जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एक समय तक बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुआ था अंटिल कार्ल वुल्स जो 1990 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो सबसे जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये सबसे लेटेस्ट है और ये अब तक का जो चल रहा है अभी हमारा, तो इसके बेसिस पे फिर इसको भी कोई कर सकता है ना, अपडेट। सो अब तक कार्ल वुल्स जो है यूएस साइंटिस्ट 1990 में इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया है। ओके, सो ये सारे साइंटिस्ट हैं हमारे। अभी आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 किंगडम, इस वीडियो में हम 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बात कर पाएंगे, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा। तो सेकेंड पार्ट में हम 3, 4, 5 6 को कवर करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अभी हम रिज्यूम करते हैं। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये 1758 में कार्ल लिनियस ने दिया था और इसमें 2 मेजर कैटेगरीज को रखा गया था। ठीक है, सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया इनको रखा गया था। क्लियर, सबसे पहले प्लांट और एनिमल को इस तरीके से अलग किया गया था और ये इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था एबिलिटी टू मूव, कौन मूव कर सकता है, कौन मूव नहीं कर सकता, और हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड, किस तरीके से वो लोग अपना जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो इन 2 चीज़ों के बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन दिया गया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। तो 2 किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, अभी आते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या रह गए हैं 2 किंगडम में, जिसकी वजह से 3 किंगडम को आना पड़ा। राइट, तो कुछ लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक्स रहा होगा, इसीलिए अपडेट हुआ होगा। राइट, सो इसके लिमिटेशंस में क्या क्या आते हैं कि मिस क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी के लिए कोई जगह बचा ही नहीं था, क्योंकि प्लांटी में प्लांट सारे आ गए थे, एनिमलिया में एनिमल सारे आ गए थे, बैक्टीरिया और फंगी को कोई जगह ही नहीं मिला था, उनको क्लासीफाई ही नहीं किया गया। तो ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक रह गया। सेकेंड है इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा था। ओके, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा था, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक्स हो गए थे। थर्ड है हमारे चैलेंजेस इन कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म विथ मिक्स ट्रेट्स सच एज यूग्लिना। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मिक्स ट्रेट हैं। ठीक है, जो हैं तो यूकैरियोट लेकिन प्रोकैरियोट में आते हैं, मल्टीसेलुलर है लेकिन यूनिसेलुलर में आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मिक्सचर ट्रेट्स वाले भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनको क्लासीफाई अच्छे से नहीं किया गया था, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक्स हो गया। फोर्थ है हमारा जनरल ओवर सिंप्लीफिकेशन दैट ओवरलुक्स द एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी एंड इंट्रिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग लाइफ फॉर्म्स। मतलब कि कुछ ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड वे में जो है 2 किंगडम को बताया गया था कि प्लांट है, एक एनिमल है, बस। तो ये बहुत ही ब्रॉडर वे में क्लासिफिकेशन हो गया था, जहाँ पर डाइवर्सिटी को अच्छे से इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि प्लांट और एनिमल को छोड़कर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। राइट, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को ध्यान में नहीं रखा गया था, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक बन गया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स को लेकर के फिर से जो है हमारे पास आया इवोल्यूशन होकर के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल लाए थे, कब? 1866 में। ओके, 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम को प्रपोज किया, जहाँ पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप डाला जहाँ पर आया प्रोटिस्टा। ओके, प्लांटी एनिमिलिया पहले से थे, प्रोटिस्टा नया आया। अब प्रोटिस्टा में क्या किया आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से ग्रुप से आते हैं? सो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन और न्यूट्रिशनल मोड्स। कभी भी आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उनका बेसिस तो होना ही चाहिए कि आप किस बेसिस पे, कौन से, किस आधार पे आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन और न्यूट्रिशनल मोड्स के बेसिस पे इनको जो है क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, तो जितने भी सारे पिछले जो 2 किंगडम में ड्रॉबैक्स आ गए थे कि बैक्टीरिया फंगी को हम कहाँ रखें, कहाँ कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई करें, तो वो कैटेगरी इन्होंने दिया प्रोटिस्टा।
तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सारे बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, सबको इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। अभी फिर से क्या हुआ, इसमें भी लिमिटेशंस आ गई कुछ दिन बाद। ठीक है, इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है कि द थ्री किंगडम मॉडल इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल वेराइटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स डिडंट एडहेयर प्रिसाइजली टू दिस क्लासिफिकेशन, स्पेशली दोज जो कि मल्टीपल किंगडम्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमारा एल्गी प्लांट भी है, एल्गी बैक्टीरिया भी है। तो इस तरीके का जो मल्टीपल किंगडम से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो है प्रोटिस्टा अच्छे से काम नहीं आए, क्योंकि प्रोटिस्टा में उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया और फंगी ही रहेंगे, जबकि बैक्टीरिया फंगी में भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांटी में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बहुत ही डिफ़िकल्टीज बाद में सामने आई। तो यहाँ पर जो है मेजर हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फंगी प्लेस्ड अलॉन्ग विद ऑटोट्रॉफिक एल्गी इन प्लांट किंगडम। जैसे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंगी को प्लांट किंगडम में रखा गया था। न्यूक्लिएटेड और एनन्यूक्लिएटेड, जिनके पास न्यूक्लियस है और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, उनको कैटेगराइज किया गया था प्रोटिस्ट में, मतलब प्रोटिस्टा में। तो ये सारी दिक्कतें सामने आई। सेकंड क्या है, द प्रोटिस्टा किंगडम हैज़ अ डाइवर्स एरे ऑफ स्पीसीज। प्रोटिस्टा किंगडम में बहुत सारे डाइवर्स स्पीसीज आ गए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कम नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होमोसेपियन से भी ज़्यादा है अगर हम देखने को जाए। ठीक है, तो बहुत ही डाइवर्स एरे ऑफ स्पीसीज प्रोटिस्टा किंगडम में आ गए थे, जो रेंज करते थे फ्रॉम प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एंटिटीज टू मोर इंट्रिकेट मल्टीसेलुलर फॉर्म्स। ओके, सो ये इतने ज़्यादा थे कि यूनिसेलुलर भी इसमें आ जाते थे और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी इसमें आ जाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोटिस्टा किंगडम में क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया। थर्ड क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी ज़्यादा नहीं हुई, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, क्लैरिटी, हमारे पास क्लियर ही नहीं है डेटा कि प्रोटिस्टा में इतने सारे जो डाइवर्स एरे ऑफ स्पीसीज़ है उनको हम किस तरीके से और क्लासीफाई करें। तो इसमें क्या है, क्लैरिटी हमें नहीं मिल पा रही थी, और उनके पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी नहीं था कि वो एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है बहुत सारे लिमिटेशंस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस में भी आ गए। इसके बाद अनटिल एंड अनलेस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, तब तक थ्री किंगडम चला, उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस फिर जो दिया है। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट है फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस के, जिनका नाम है हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, सो इन्होंने जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आफ्टर लिमिटेशंस आने के बाद, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के लिमिटेशंस आने के बाद इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस को लाया 1956 में। ओके, सो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन से हम कैच ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 वाले वीडियो में। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर आवर पार्ट 2। ठीक है, तो आपको कंप्लीट किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2. Okay, so I'll see you in the next video. Thanks for watching.